ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये तेरा घर ये मेरा घर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर है डॉक्टर युगल रायलू का। आइए परिचय कर ले इस घर से और इस घर के सदस्यों से। आप है युगल रायलू। युगल रायलू पेशे से प्राध्यापक। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक, महाराष्ट्र टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। पुस्तकें पढ़ने का और पढ़ाने का शौक रखते हैं युगल जी। एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान का परिचय होता है जब हम मिलते हैं डॉक्टर युगल रायलू से। आप इनसे मिलिए। यह है शुभांगी। हाँ, शुभांगी युगल रायलू। युगल जी की सहचारिणी। शुभांगी जी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में कार्यरत है। इसके अलावा उन्हें एंकरिंग करने का भी शौक है और सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते रहती है शुभांगी। ये है अरुणिमा। युगल जी और शुभांगी जी की सुपुत्री अरुणिमा लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रही है। मम्मी और पापा दोनों की ही लाडली है अरुणिमा। तो चले, परिचय हो गया इस घर के सदस्य का, तो चले प्रवेश करते हैं इस घर में। ये तेरा घर ये मेरा घर। स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया टीवी के इस शो में जिसका नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। दोस्तों, हम ऐसे घरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रेरणा मिले। तो ऐसी एक घर में हम आए हुए हैं। ये घर है रायलू परिवार का। आइए जानते हैं उनके विचार। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में ये तेरा घर ये मेरा घर में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा घर के बारे में, परिवार के बारे में। घर की क्या परिभाषा है आपके नज़र में, आप हमें बताइए। देखिए, मानव समाज वो रहता है घर में। जो कुछ होता है वो घर में होता है। बड़े से बड़ा लीडर जो बनता है वो घर में बनता है। बड़े से बड़ी आइडिया जो पैदा होती है वो घर में पैदा होती है। और जो विकास की बात होती है वो घर में होता है। तो जो फैमिली है, परिवार है, जो घर है, ये मानव समाज का एक महत्वपूर्ण इकाई है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। और इसकी बहुत प्रगति हुई कि शुरू में घर कैसा था और आज कैसा घर है। लेकिन घर है। एक ज़माने में कंबाइंड परिवार हुआ था, आज एकल परिवार हो गया है। लेकिन परिवार है, परिवार रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि कितना भी हो, ओपन मैरिज की बात करें या लिविंग इन रिलेशनशिप की बात करें, लेकिन परिवार के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता। और परिवार वो है कि जो एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को, व्यक्ति को, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वार्मथ प्रोवाइड करता है, वार्मथ देता है, एक प्रकार का आगोश में लेता है। वो आदमी कहीं से भी कुछ भी हो जाए, वो जब तक घर नहीं आता है तब तक रिलैक्स नहीं होता है। घर में चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद वो बाहर जाता है। हम दुनिया के अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल का खाना खा लें, लेकिन जब तक घर का दाल भात न खाएं तब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होती। इसको भी मालूम है कि जब तक घर में मैं दाल भात नहीं खाता हूँ, वो पनीर बटर मसाला हो या चिकन कुछ हो, लेकिन दाल भात घर का, ऐसा लगता है घर में आके हमने खाया है। या जैसे चाय, अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन अपने घर की चाय जब तक नहीं और अपने घर के सोफे में बैठकर न पी जाए तब तक उसका मज़ा नहीं आता। तो आदमी की जो शख्सियत है वो पूरा करने का काम घर करता है। तो ये मेरे हिसाब से घर का महत्व है। जैसा कि सर ने कहा कि आदमी की जो शख्सियत है वो घर से तैयार होती है। हम पूछते हैं मैडम से। मैडम, आप एक वर्किंग वुमन है। वर्किंग वुमन होने के साथ साथ आप एक पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभाल रही है। तो आप मुझे बताइए ये किस तरह मैनेज हो रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो प्रोसेस है आपकी
उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। वैसे तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ, तो आजकल तो ये आम बात हो गई है कि वर्किंग वूमन रहते हुए भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाना, और कहते हैं ना, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर। सिवाय इसके भी मैं बाहर काम करती हूँ, तो कई बार ऐसे होता है कि मुझे मेरी बच्ची की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, मेरे बाहर के प्रोग्राम्स और ऑफिस, ये चारों चीज़ें उतने ही इंटेंसिटी के साथ में करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। पर एक बार आदत सी है, वो एक बार हो जाए तो फिर, और जो काम हमें अच्छा लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है। जैसे मुझे एंकरिंग करना अच्छा लगता है, तो उसका बोझ नहीं लगता फिर हमें। जी, वैसे ही खाना बनाना भी मेरी हॉबी है। मेरी बेटी बहुत शौकीन है, उसे 19-20 कुछ भी चलता नहीं है, परफेक्शन वाली है अपने पापा के समान, तो वो भी फिर हो जाता है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो हमें तो ये सोचना ही पड़ता है कि हमारा परिवार डिस्टर्ब करके हमें बाहर जाके नाम कमाना, या परिवार को दांव पे लगा के हमको बाहर सिर्फ नाम कमाना है और अपनी प्रगति करना है, तो उसमें कोई मायने नहीं रखते हैं। तो हमें सभी क्या कहना चाहिए, अपने सभी हर पहलुओं को लेकर पहलुओं को सोचते हुए हमें आगे जाना पड़ता है। इसलिए हम अपना सोचते हैं कि अपना हर जगह 100% दें। दैट्स इट। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि संस्कारों के बारे में बात, जैसा कि जो बच्चियाँ होती है, हर एक माँ बाप का एक व्यू होता है कि हमारे बच्चे ये बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बच्चों का भी कुछ एम होता है कि मैं ये बनूँ, वो बनूँ। तो आपकी नज़र में क्या सही है? आप अपने विचार उनके ऊपर सौंपना ये सही है, या उनको इंडिविजुअली कुछ करने देना ये सही है? देखिए, दो बातें मैं बता देता हूँ कि मेरे जो पिताजी थे, लेट बीजे रायलू, वो एक कम्युनिस्ट थे, कॉमरेड कम्युनिस्ट, रैशनलिस्ट। तो उनके ज़माने से, और उनके पिताजी जो बी सन्यासी रायलू, वो गांधीवादी थे और कमिटेड। तो उस ज़माने से हमारे घर में लड़के लड़की का भेद नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, हमारे घर में एक अनरिटन रूल था उस ज़माने से। मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कभी किसी की जात ना पूछी जाए। हाँ, हमारे घर में अनरिटन रूल है, और किसी भी आदमी को जात के नाम से गाली ना दी जाए, कम ज़्यादा, ये बिल्कुल हमारे ग्रैंडफादर के नाम से। और मेरे पिताजी टोटल नास्तिक, लेकिन हमारे घर में 2 फोटोज़ हमेशा रखी रहती थी, एक गौतम बुद्ध की और जीसस क्राइस्ट की। बाकी तो हमारी माँ तो धार्मिक है, तिरुपति बालाजी और है। लेकिन क्यों, मैंने जब उनसे पूछा भाई ये तो 2 क्यों, तो बोले बुद्धा वाज द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, एंड जीसस क्राइस्ट जो है वो प्रस्थापितों के खिलाफ लड़ने वाला पहला आदमी था। तो ये फिलॉसफी में हम पले हैं। तो अभी जैसे मेरी बेटी है, मैं इंजीनियरिंग किया है, मैंने ये इकोनॉमिक्स की है, लेकिन 10वीं पास होने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा बेटी को कि भाई जो कुछ पढ़ना है 12th के बाद डिसीजन लेना है, बेहतर है साइंस लो और उसके बाद डिसाइड करो। मैंने ये नहीं कहा इंजीनियरिंग पढ़ना है। 12th पढ़ने के बाद उसने कहा पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है। मैंने मत पढ़ो, बिल्कुल नहीं। और उसने ये डिसाइड किया कि मैं सीए पढ़ूंगी। हमारे घर में आज तक सीए कोई नहीं बना, रायलू खानदान में सीए कोई बना नहीं आज तक। उसने सीए पढ़ा और बहुत खुशी की बात है कि अच्छी इंटेलिजेंट है लड़की। मेरी बेटी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, 97-98% मार्क लेके 10th पास किया, और 12th पास होने के बाद 2 महीने में सीए एंट्रेंस क्रैक किया उसने सीए। लेकिन एक साल हो जाने के बाद उसने डिसीजन लिया मैं सीए नहीं पढ़ूंगी। हमने अलाउ कर दिया उसको कि मत पढ़ो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में 1 साल का कोई मायने नहीं। अब वो डिसाइड कर रही है कि मैं लिटरेचर पढ़ूंगी। मेरा ऐसा कहना है कि आप क्या क्वालिफिकेशन लेते हैं इसका कोई असर नहीं होता है। आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और आप अपने काम में 100% कैसे देते हैं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हर वो पुरानी चीज़ जो कल तक चलाई है वो आज चलेगी और कल चलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंटिन्यूटी भी होना चाहिए और चेंज भी होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा पुराने वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, जैसे जो काम के वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने माँ बाप का मतलब एक रिस्पेक्ट
करना, आपसी मेल जोल करना, ये संस्कार हो गए। लेकिन पुरातन पंथी मुझे पड़ती नहीं कि भाई क्योंकि पुराने लोगों ने किया ये हम भी करें, ये मुझे पड़ता नहीं। कुछ चीज़ों में हमने मॉडर्न होना ही चाहिए, जैसे औरतों का काम करना जरूरी है, मॉडर्न होना जरूरी है, या लड़कियों को लड़कों के बराबर की शिक्षा देना ये जरूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज भी हम बदल नहीं सकते कि भाई बच्चा है तो घर से जाएगा तो बता के जाएगा, टाइम पर वापस आएगा, उसके दोस्त लोग सहेलियां जो भी हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्रीडम हो लेकिन उच्छृंखलता नहीं होना चाहिए, वैगाबॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक बैलेंस बिटवीन मॉडर्निटी एंड संस्कार, एक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, इसके बीच में बैलेंस अगर हम मेंटेन करें तो बच्चों का नुकसान नहीं होता। वैसे हमारे घर में वी आर वेरी फ्री, हमारे बच्ची के साथ हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं। हाँ, बातचीत करने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाई जाए। और जहाँ तक जैसे आपको बताया पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो मैं हमारा परिवार क्या नागपुर के जनरली हर मिडिल क्लास में अब लड़के और लड़कियों का भेद लगभग ख़त्म हो चुका है मिडिल क्लास में। और इसीलिए हमने भी डिसीजन लिया कि हमारी एक ही बच्चा होगा, हमारी एक ही बेटी है, हम बहुत खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं वगैरह, हमने दोनों ने मिलकर सोचा कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे। कहीं तो कि शायद हमारे दिमाग के पीछे ये सोच थी कि हमारे पिछले जनरेशन्स ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए तो हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें। और खुशी की बात है कि मुझे मेरे दोनों भाइयों को, उनको भी एक एक बच्चा है। और खुशी की बात है इनकी एक जो बहन है उसको भी एक ही बच्चा है, इनका एक भाई है उसको भी एक ही बच्चा है। तो कहीं तो भी हमारी ये जो जनरेशन है ये वो पिछले जनरेशन का, मैं ये नहीं कह रहा गलती किया या नहीं किया, लेकिन उससे हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं तो भी देश के लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम अपना हिस्सा नहीं देना चाहते। एक ही बच्चा पैदा करेंगे, उसको ठीक ठाक पैदा करेंगे, पालेंगे, लड़का हो या लड़की हो, उससे हम कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राइलो सर से और जान रहे हैं उनके विचार, जो मॉडर्निटी है बट बैलेंसिंग है, ये उनके विचार हैं। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ प्रेरणा मिली होगी। मैडम, हम बात करते हैं आपसे, जैसा कि हमने सर से बात की संस्कारों के बारे में। एक बच्चा जो होता है माँ के काफ़ी करीब होता है और संस्कारों के बारे में माँ के संस्कार उस पर ज़्यादा असर करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दिए और कितना असर उसका उस पर हुआ है? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संस्कार दिए ये शब्द ही गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि संस्कार ये कोई देने की चीज़ नहीं है, वो अपने आप सीखने की चीज़ है। अदरवाइज ऐसा होता था कि हम गली मोहल्ले में संस्कार केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ 2 महीने बच्चे भेज देते हैं और लोग संस्कार सीख के आ जाते हैं। 2 महीने में उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद में वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे जीते हैं उसी को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं और आगे जाके वही संस्कार उनके दिमाग में, दिलो दिमाग पर राज करते हैं, वो वैसे ही बनते हैं। और इसी का नतीजा है कि जिस घर में अगर माँ अच्छे से बिहेव नहीं करती या उसके पापा अगर वैसे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हुआ रहता है और आगे जाके ज़िंदगी में वो उसी तरह से अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ या अपनी सोसाइटी में वो उसे यानी क्या कहना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते ही या उनका वो नेचर बन जाता है, उसी तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो ये जो बात है ये हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने आप को कितना बदला है, हमने अपने आप को कितना संस्कारित किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा कितना संस्कारी है। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि हमने तो ये संस्कार दिया, हमने वो संस्कार दिया, हमने शुरू से उसको ऐसे पाला, ये बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार है, व्यर्थ है। ये हमारे घर में जितना एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को प्यार, एक वातावरण जो रहता है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा है उसके ऊपर हमारी, जिसे मराठी में हम जड़न घड़न बोलते हैं, अपब्रिंगिंग, वो डिपेंड करता है। दर्शकों, हमें बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही, समझने को मिल रही है। जहाँ पे श्रद्धा की बात आ रही है तो मैडम ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी कहा है कि अगर श्रद्धा है तो आप करिए, वरना कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जानते हैं इनकी बेटी से क्या विचार है, इनके परिवार के बारे में, इनके घर वालों के बारे में। हाय, मैं अरुणिमा, मेरे पापा की वन एंड ओनली चाइल्ड।
और मम्मा पापा के बारे में बोलना हो तो मम्मा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर है और मैं मेरी मम्मा से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। मम्मा को वो हर चीज़ पता होती है जो मेरे मन में हो, मुझे कभी कुछ बताना नहीं पड़ता कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो नहीं चाहिए। मम्मा को हमेशा हर चीज़ पहले से पता होती है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मा थोड़ी देर भी बाहर चली जाए तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। मम्मा से दूर रहने का ख्याल भी बहुत बुरा है। और पापा के बारे में तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, थोड़े से बहुत इंस्पिरेशनल, बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब किसी सिचुएशन में जब खुद बहुत इमोशनली लो फील कर रही हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ, तो ही इज़ द पर्सन आई लुक अप टू। तो वो ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर मी मेरी लाइफ में। और एज़ फार एज़ बाकी सारे लोग कंसर्न हैं, पापा मेरे काफ़ी मुझसे फ्री हैं बाकी दूसरों के पापा से कंसर्न में। और हमारी फैमिली एक क्यूट सी छोटी सी बहुत ही कोजी सी फैमिली है। और व्हेन इट कम्स टू मेरी दादी एंड मेरी बुआ, वो दोनों बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हैं और बहुत फैमिली को कंप्लीटनेस का फील देते हैं। और पूरी फैमिली बहुत लवी डवी और बहुत फ़नी टाइप की है और पूरी फैमिली जब मिलती है तब इट्स फन। तो हमने जाना बेटी के विचार फैमिली के बारे में, घर वालों के बारे में, एक संयुक्त परिवार के बारे में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक सोशल एक्टिविटी में भी बहुत सक्रिय है, उसके बारे में आप बताइए, किस तरह से आपका योगदान रहा है? मेरा योगदान है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। देखिए क्या है, मैं समाज के हिसाब से मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरा योगदान मतलब वो बड़ी बात हो जाती है। मैंने क्या सीखा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर पिताजी ये दोनों सोशली बहुत एक्टिविस्ट थे। मतलब एक छोटी सी बात का जिक्र कर दूँ, नैनपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक कुआं खोदा गया है। और वो कुआं जब खोदा गया तो वहाँ कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो मेरे ग्रैंडफादर अच्छे थे, दादाजी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और श्रमदान करके वो कुआं खुदवाया। तो वहाँ से हाँ शुरू हुई बात। हाँ, और मेरे जिस रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे तो एक बार चोरियाँ बहुत हो गई थी। तो मैं बहुत छोटा था, 7वीं क्लास में था। तो पिताजी ने पूरे कॉलोनी के लोगों की मीटिंग बुलाई और हम लोगों ने खुद अपनी कमेटी बनाई और रोज़ रात को पेट्रोलिंग चालू किया। पुलिस की कोई मदद नहीं। पुलिस को जब पता चली तो पुलिस वाले हमारे कॉलोनी में आए, उन्होंने हमारे कॉलोनी के लोगों को बधाई दी कि ऐसा आपने किया। मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के नेशनल काउंसिल के मेंबर तक गया। मैं बहुत 20 साल लगा। मतलब मैं ऑर्डिनरी मेंबर बना, नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बना, फिर स्टेट काउंसिल में गया और उसके चलते वियतनाम, लाओस, श्रीलंका, इजिप्ट यहाँ तक जाना हुआ और अलग अलग। और ऐसा मेरा मानना है कि भाई युद्ध बेकार है, मैं बिल्कुल युद्ध के खिलाफ हूँ। और ऐसा मैं मानता हूँ युद्ध से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं। जब सोवियत यूनियन जिंदा था तब भी मैं युद्ध के खिलाफ ही था। मैं मानता हूँ सोवियत यूनियन ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जो 48,000 बॉम्ब में पैसा खराब किया। बिल्कुल मेरा मानना है बॉम्ब के ऊपर पैसा खर्च करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैं वर्ल्ड पीस काउंसिल का मेंबर बना और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कई लोगों का ओपिनियन बदल पाया कि युद्ध बेकार है, उसमें बना। देन मार्क्सवाद मैं उसको अपना एक जिसको मराठी में बोलते हैं जिव्हाळाचा विषय और मार्क्सवाद का अभ्यास किया। और खुशी है कि आज मैं नेशनल लेवल पर इंडिया के टॉप लेवल के मार्क्सवादी स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। ये घमंड नहीं है लेकिन खुशी है क्योंकि वो मैंने कहा जिव्हाळाचा विषय कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया, लेकिन दिल वहाँ पर है कि भाई ये दुनिया बदलेगी कैसे, दुनिया से गरीबी दूर कैसे होगी, दुनिया में जो पिछड़ापन है, आदिवासी है, दलित है, इनका उत्थान कैसे होगा। और ये मैं मानता हूँ इसका उत्थान ऊपर से कोई आने वाला नहीं, आज तक आया नहीं। किसी निर्भया को किसी ऊपर वाले ने बचाया नहीं, किसी गुड़िया को किसी ऊपर वाले ने बचाया नहीं। जब तक समाज बदलेगा नहीं तब तक ये बदलेगा नहीं। जैसा कि सर से हम बात करें सोशल एक्टिविटीज़ पे, इसके ऊपर सर ने कहा, बहुत संतुष्ट भरा जवाब दिया। सर ने कहा कि समाज में परिवर्तन होगा, इसके लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि सर सोशल एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व है, तो आपका कितना योगदान, कितना सहकार्य इनके लिए? जैसा कि इन्होंने कहा कभी कभी आप दोनों में किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कुछ बातों को, तो आपका कितना सहकार्य इनको है इन बातों को लेकर? मैं सहकार्य के बारे में तो नहीं कहूँगी,
पर हाँ आजकल विरोध नहीं है, इतना ज़रूर कहूँगी क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो आदमी 99% अपना बाहर देता है तो दूसरे को अपना 110% घर में देना पड़ता है, तभी वो बैलेंसिंग होता है। और मेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि मुझे घर, नौकरी, छोकरी और मेरा खुद की हॉबी जो एंकरिंग करती हूँ, ये चारों चीज़ें उतनी ही डेप्थ में देखनी पड़ती है। तो कई बार ऐसे होता है कि मेरा प्रोग्राम है, फिर भी मेरी बच्ची बीमार है तो मुझे उसको पहले दवाखाना जाना है, उसके लिए कोई तो भी अरेंजमेंट करना है और फिर मुझे प्रोग्राम में जाना है, या ये शहर में नहीं है तो भी मुझे वो सब कुछ देखना पड़ता है। एक बार का वाकया है कि जब उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, सडनली हमें रात को पता चला कि उसको कल मॉर्निंग में ऑपरेट करना है। इनको बॉम्बे जाना था, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि इट विल बर्स्ट, हम वेट नहीं कर सकते 24 आवर्स भी। तो रात को 12 बजे हमने डिसीजन लिया, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उसको ऑपरेट किया गया और उन्होंने सिर्फ 24 घंटे बच्ची को देने थे, यानी दे पाए और बाद में वो चले गए क्योंकि ज़रूरी थी, कोई चीफ मिनिस्टर के साथ में बातचीत थी। तो बाकी के जो 4 दिन थे उसके हॉस्पिटलाइजेशन के, वो सब मुझे देखने पड़े, वो सब जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी। तो ऐसी कई बातें हैं जो एडजस्टमेंट है, आप कह सकते यही मेरा योगदान उनके सोशल वर्क में है। जैसा कि हम मैडम से बातचीत कर रहे हैं, मैडम कह रही है कि आत्मा संतुष्टि जो है वो ज़रूरी होती है। एक वर्किंग वुमन, एक हाउसवाइफ और एक एंकर, इन सब की जिम्मेदारियां मैडम बखूबी निभा रही है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। आप दोनों से मेरा सवाल है, हर एक की ज़िंदगी में सुख का क्षण भी आता है, दुख का भी आता है, तो हम आपके लाइफ का वो दुख का पल, वो दुख का क्षण जो आप चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में ना आए, ऐसा कोई क्षण आप हमें बताएं। हमारी बेटी का एक्सीडेंट जो सडनली हमें पता चला था, मैं तो मेरी बदनसीबी थी कि मैं घर में ही आई थी, घर में हम दोनों ने साथ में खाना खाया था और मेरा 5 बजे का रिकॉर्डिंग था, गणपति बैठने वाले थे, 30 अगस्त लास्ट ईयर की बात है। मैंने बच्ची को बाय किया, स्विच ऑफ किया क्योंकि मुझे 1 घंटे बाद जाना है और वो ट्यूशन के लिए चली गई और मैं सोने चली गई कि मुझे फ्रेश दिखना है। हम कितना अनभिज्ञ रहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में समय है, पर समय ऐसी चीज़ है कि 5 मिनट में बदल के रख देता है। बस हमारी बच्ची 3 चौक क्रॉस किए उसने और यहाँ पर काटोल रोड के पहले वाला जो चौक है जहाँ पे बंधु फर्नीचर्स करके नाम है, वहाँ उसको उसके पीछे एक बड़ी सी वैन ने उसको उड़ा दिया और इतने जख्म थे उसके शरीर पे कि एक कपड़ा नहीं रख पाते थे। 9 स्टिचेस उसके ये इस पे सर पे लगे और पूरी बॉडी पे खरोंचे थी। तो पहला फ़ोन इन्हीं को गया, ये वहाँ पर गए, फिर इन्होंने मेरे ऑफिस के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मदन कायविट, उनको किया और उन्होंने फिर हमारे घर में फ़ोन किया। तब मैं भाग दौड़ कर यानी पागलों के समान दौड़ रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। और फिर वहाँ जाकर मैंने जब देखा कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तब पुलिस वालों ने बताया कि उनको प्रेस्टीज में लेके। तो इससे ज़्यादा दुख वाला क्षण ज़िंदगी में तो कोई और हो ही नहीं सकता कि अपना बच्चा खून में लथपथ हमें देखने को मिले और हम सोचते रह जाए कि अरे ये तो ट्यूशन में गई थी और ऐसे कैसे हो गया करके। तो बस, और उसके बाद में भगवान का शुक्र है कि वो उससे उठ गई और उसके बावजूद उसने 12वीं की एग्ज़ाम दी। काबिल तारीफ़ है, हम उसको बोल रहे थे कि तुम ड्रॉप ले लो बेटा, और उसने वैसा नहीं किया एंड स्टिल शी गॉट 81%। जैसा कि आपने दुख की बात हमें बताई, हम सभी इस दुख में सहभागी और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन किसी के ऊपर ना आए। थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, पूछते हैं एक खुशी भरा सवाल। आपके ज़िंदगी का ऐसा कोई खुशी भरा दिन जिसको याद करते ही आपको ऐसा लगता है कि ये दिन हमेशा मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए? जिस दिन अरुणिमा पैदा हुई थी, मैंने वो कभी मैं कोशिश करता हूँ उसको याद करने की। एक्चुअली वो एक दिन नहीं, एक्चुअली पूरा उसका जो बचपना है मैं बहुत एंजॉय किया मैंने। और मैं लोगों को ऐसा बताता हूँ कि आपका जो गोल्डन पीरियड है जब आपका बच्चा 4-5 साल तक रहे, जब आपका बच्चा बोलना सीखता है। मैंने उस टाइम आर्टिकल वगैरह भी लिखा था। तो ऐसा एक क्षणिक सुख ही नहीं, बट वो उसका जो बचपना है पूरा, जब वो 4थी क्लास तक या 3री क्लास तक थी वो,
उसका तुतलाना और उसका एक एक शब्द सीखना, वो बहुत एंजॉय किया मैंने। और लिटरली उस टाइम हम लोग सभी लोग हेवन में थे, मतलब स्वर्ग क्या होता है वो महसूस किया हम। हाँ, मतलब उस टाइम हमारे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, फर्नीचर भी नहीं था ज़्यादा, सिंपल घर था। बट वो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कॉलेज से घर आने को मैं भागता था इसको मिलने के लिए, बच्ची को पकड़ने के लिए कि पास में लूँ उसको। तब मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कि लोग पागल हैं कि बेटी पैदा होती है तो दुख मनाते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बेटा है कि बेटी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो कुछ क्षण रहे हैं बहुत बढ़िया रहे। आपके घर में एक जो अपनेपन की जो बात है वो बहुत अच्छे से और बहुत साफ तरीके से दिखाई देती है। आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया, हमें घर पे बुलाया, हमसे बातचीत की, अपने परिवार के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये मंगल कामना करते हैं कि ऐसे ही आपका दिन खुशमय जाए और ऐसे ही आप सोशल एक्टिविटीज़ में कार्यरत रहे सर। तो ये थे रायलू परिवार, हमने जाना इनके विचार, इनके फैमिली के बारे में, इनके सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए परिवार के साथ हमारे इस शो में जिसका नाम है ये तेरा घर ये मेरा। ये तेरा घर